आज का टॉपिक है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो यहाँ पर एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और ए बी एक आपतित तरंगाग्र है। तो यहाँ पर हम आपतित किरण नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र। तो ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी आपतित तरंगाग्र है और यह इस पृष्ठ पर जो कोण बना रहा है वो कोण है आई, यानी कि आपतन कोण कितना है, आई। तो एंगल आई क्या है यहाँ पे, आपतन कोण, आपतन कोण है। और इस तरंगाग्र का वेग कितना है, तरंगाग्र का वेग है v। इसका वेग कितना है, v वेग है। तो देखिए ये तरंगाग्र स्रोत कहीं बहुत दूर रखा था, तो वहां से जो तरंगाग्र आया, इस समतल तरंगाग्र आया और इस आपतित इस परावर्तक पृष्ठ पे टकराया। और इस तरंगाग्र के दो हिस्से, दो सिरे हैं, सिरा ए और सिरा बी। सिरा ए तो इस पर टकरा गया लेकिन बी सिरा अभी इस पर नहीं टकराया। तो बी सिरे को इस पृष्ठ पर टकराने में माना टी समय लगा। टी समय पश्चात यह इस पर टकराया और इसको हम दिखा सकते हैं कि ये कुछ देर बाद यहाँ पे आके टकरा गया। इसको कुल कितना समय लगा, इसको समय लगा टी समय इसको लगा और ये बिंदु कहलाएगा आपका, इसको हम कहते हैं ए डैश। तो इस तरंगाग्र का वेग था भी, वेग भी है और समय लगा, यानी कि बिंदु बी को टकराने में जो समय लगा वो लगा टी समय लगा। तो हम कह सकते हैं कि बी से लेकर के ए डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, जो बी ए डैश है उसकी दूरी हो जाएगी v इंटू टी, वी टी। कैसे, क्योंकि वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो डी जी को क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, बी ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे पास है कि बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी है। अब स्मॉल टी समय में ये वाला बिंदु यहाँ पे आ गया, उतने ही समय पश्चात, उतने ही समय में क्या हुआ, देखिए जो तरंग यहाँ पे आई वो टकराने के बाद परावर्तित हो गई और ये तरंग टकरा करके टी समय में इसने कुछ दूरी तय कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि माना कि ये तरंग, इसको हम दूसरे रंग से दिखा लेंगे, तो ये यहां तक पहुंच गई उतने ही समय में, टी समय में वेग v से, और टी समय में इसने vt दूरी तय की और यहां तक पहुंच गया। तो देखिए इस तरंगाग्र का प्रत्येक हिस्सा जब इस पर टकराया होगा और टकराने के पश्चात, टकराने के उपरांत इस परावर्तक पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु एक तरंग का स्रोत बना और तरंग के स्रोत बनने के बाद यहाँ से भी तरंगें निकलती गई और यहाँ से वापस चलती गई। तो अब हम इन सभी तरंगों को जो कि वीटी समय में पहुँचती हैं उस पर हम यदि एक उभयनिष्ठ रेखा खींचें तो इस प्रकार का हमें एक तरंगाग्र प्राप्त होता है। ये तरंगाग्र हमको प्राप्त हुआ और इसका नाम हमने रख दिया माना बी डैश। तो यहां पर बी डैश ए डैश क्या है, बी डैश ए डैश ये परावर्तित तरंगाग्र है। ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र। बी डैश ए डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र। और ये कितना कोण बनाएगा, ये कोण बनाएगा आर और ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण आर। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो त्रिभुज हमको मिल रहे हैं, ए बी ए डैश, ए बी डैश ए डैश। और हम जानते हैं कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र पे यदि हम
लंब खींचें तो वो किरण की दिशा को दिखाता है। तो इस पर भी हम जब लंब खींचेंगे तो ये किरण को दिखाएगा। तो ये आपका आपतित किरण हो जाएगी। और यदि ये इस बिंदु पर एक अभिलंब है तो ये कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये किरण परावर्तन के पश्चात यहां से बाहर जाएगी और यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेंगे तो ये कोण आपका हो जाएगा आर, या परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या है? आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। ये आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र। और ये यहाँ पे हम जानते हैं कि तरंगाग्र पर जो किरण होती है ये अभिलंब होती है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों कोण क्या हो जाएंगे? समकोण हो जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ए से लेकर के बी डैश की दूरी कितनी हो जाएगी? ए बी डैश इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। ए बी डैश कितना है? वी टी है। अब देखिए त्रिभुज, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में यदि हम दो त्रिभुजों में देखें तो देखिए इसमें कोण बी बराबर कोण बी डैश है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, और दोनों ही कोण क्या है? समकोण है, दोनों ही कोण 90 अंश के हैं, दोनों बराबर है। इसके अलावा इस त्रिभुज में जो भुजा बी ए डैश है, बी ए डैश, इसका मान है बी टी। तो भुजा बी ए डैश इज इक्वल टू भुजा ए बी डैश, ए बी डैश, और दोनों का मान क्या है? वी टी है। तो दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा क्या समान है। इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए डैश इसमें भी है और ए डैश इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बराबर ए डैश, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार देखिए दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसमें एक भुजा बराबर है और साथ में इनका कर्ण, जो कर्ण है वो भी क्या है? समान है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज आर एच एस कसौटी से, जो सर्वांग समता की कसौटी होती है, तो आर एच एस कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और सर्वांग सम यदि है तो क्या होगा? सर्वांग सम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है, समान होंगी, यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी? इसकी समान होंगी। तो देखिए हम एक भुजा लेते हैं, माना इस त्रिभुज में हमने भुजा वीटी ले ली, वीटी, तो वीटी के सामने कौन सा कोण है? आई कोण है। वीटी के सामने कौन सा कोण है? आई कोण है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई, देखो दोनों भुजाएं बराबर है, वीटी बराबर वीटी, तो इसके सामने का जो कोण होगा इसके सामने के कोण के बराबर होगा। तो वीटी के सामने कोण है आई और यहाँ वीटी के सामने कौन सा कोण है? आर है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है, और दूसरा नियम हमने सिद्ध कर दिया कि आई बराबर एंगल आर। तो ये आपका क्या है? परावर्तन का सेकंड नियम हमने सिद्ध कर दिया। अब परावर्तन का पहला नियम क्या है? परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण कौन सी है?
आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तल का मतलब क्या हुआ? देखो ये कागज है, ये एक तल है, एक प्लेन है और तीनों ही लाइनें इस पे हैं, तो चित्र से स्पष्ट है कि तीनों ही एक ही तल में है। इस प्रकार से परावर्तन का पहला नियम भी सिद्ध हमने कर लिया। और दूसरा नियम क्या था इसका? कोण I बराबर कोण R। तो इस प्रकार से हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमने परावर्तन की व्याख्या कर ली है।